अब आप देखेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न एक ऐसी संख्या है भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है। जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है। तो देखिए, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करता है। जैसे आप देखेंगे 1/4 है, तो यह किसी संख्या का चौथाई भाग निरूपित करता है। और अगर हम लिखें 5/7, तो 5/7 किसी संख्या का 7 भाग में से 5वां भाग निरूपित करता है। तो इस तरह से जो है भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी चीज का कोई भाग निरूपित करता है। अब आगे देखेंगे अगली हेडिंग, भिन्न के बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में जो है प्राइम नंबर कहेंगे। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, इसके बारे में आप जानेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है। तो अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या, एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। तो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स
एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, तो उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं। तो देखिए, एक से बड़ी कौन सी संख्या होगी? दो। दो जो है या तो स्वयं मतलब दो से विभाजित होगी या तो एक से विभाजित होगी। तो वही चीज लिखा जा रहा है, एक या स्वयं। इसका मतलब दो जो है अभाज्य संख्या है। इसके बाद तीन, तीन भी या तो एक से कटेगी विभाजित होगी या जो है तीन से विभाजित होगी, तो इसलिए दो के बाद तीन। और चार को देखा जाए तो यह एक से भी विभाजित होगी, चार से भी विभाजित होगी और फिर जो है दो से भी विभाजित होगी। तो इसलिए यह संख्या अर्थात चार जो है अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। लेकिन इसके आगे आइए पांच। पांच या तो एक से विभाजित होगा या तो पांच से विभाजित होगा, तो इसलिए पांच भी जो है अभाज्य संख्या है। इस तरह से 7, 11, 13 ऐसे डाट डाट करके अनंत तक की संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती है वह जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो जो है अनंत तक की संख्याएं, दो से शुरू करके अनंत तक की संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती है वह जो है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे आगे वाली हेडिंग, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं अर्थात जो है कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं अर्थात जो है कंपोजिट नंबर। तो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए उसे जो है भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं स्वयं के अलावा स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित तो एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित विभाजित हो विभाजित हो विभाजित हो उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो
इसका मतलब 4 जो है 1 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा और इसके अलावा 2 से भी विभाजित होगा। तो मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। 4 के बाद 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डाट डाट करके अनंत तक की संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकती है, वह जो है भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब इसके बाद अगली हेडिंग आप लोग देखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसको इंग्लिश में कहेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्याएं अर्थात परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अर्थात पूर्ण वर्ग संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता है, अर्थात जिनको हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं, वही जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं आप देखिए, 1 है, 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है, अर्थात 1 का वर्ग 1 होता है। फिर जो है 2 है, 2 का वर्ग जो है 4 होता है, तो इसका मतलब दूसरी पूर्ण वर्ग संख्या जो है आपकी 4 हो गई। 4 के बाद 6 नहीं, 4 के बाद 6 नहीं होगा, 1, 4, 9, 16। अब कहने मतलब 1 से शुरू करके ऐसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 डाट डाट करके अनंत तक की संख्याएं जो है यह पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है, जो कि वर्ग के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे यह 1 का वर्ग, यह 2 का वर्ग, यह 3 का वर्ग। तो जिन संख्याओं को हम वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसी को पूर्ण वर्ग संख्याएं कहते हैं। अब अगली हेडिंग आप देखेंगे, पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं परफेक्ट क्यूब नंबर। पूर्ण घन संख्याएं अर्थात परफेक्ट क्यूब नंबर। पूर्ण घन संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका हम घनमूल निकाल सकते हैं, अर्थात जो जिनका हम घनमूल निकाल सकते हैं, अर्थात जिन संख्याओं को हम 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं उसको जो है पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 का 3 बार गुणा करिए 1 हो जाएगा, तो 1 का घन जो है 1 हुआ।
2 का घन 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। 3 का घन 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हुआ। 4 का घन 4 चौका 16 चौका 64। ऐसे डाट डाट करके जो है अनंत तक की संख्याएं हो सकती है, जिनको हम घन के रूप में अर्थात 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। अब पहले वाले को हम 1 पर 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी हम जो है 2 पर 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम 3 पर 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम 4 को जो है 4 को 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं। 4 चौका 16 चौका 64। तो इस तरह से डाट डाट करके अनंत तक की संख्याएं जिसको हम 3 की घात के रूप में लिख सकते हैं, उसी को जो है पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। अब इसके बाद अगली हेडिंग होगी सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहेंगे को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्याओं को को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। अब सहभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, इसके बारे में आप जानेंगे। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, उसे जो है सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ कुछ संख्याओं को लेते हैं, आप देखिएगा 2 और 7 है। तो 2 का भी महत्तम 1 हो जाएगा, क्योंकि यह किसी से नहीं कटेगा, केवल 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ये भी सिर्फ 1 से या 7 से कटेगा। तो इसका मतलब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 हो गया। तो यह जो है सह अभाज्य संख्याएं हो गई। अब जो है इसके बाद 1 5 है। 1 5 भी केवल 1 से विभाजित होगा, इसलिए इसका भी महत्तम 1 हो गया। और जो है यह दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हो गई। 24 और 23 है। 24 23। अब देखिए, आप देखेंगे कि 24 1 से विभाजित हो रहा है और 1 से 23 विभाजित हो रहा है। यह और भी संख्याओं से विभाजित हो सकता है, लेकिन यह दोनों संख्याएं किससे विभाजित हो रही है, इसको आपको देखना है। तो यह दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह जो है सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। मतलब दोनों संख्याएं सिर्फ 1 से विभाजित होती है तो सह अभाज्य संख्याएं
कहलाएंगे। दोनों विभाजित होना चाहिए एक से, और एक के अलावा अगर किसी संख्या से दोनों संख्याएं विभाजित होती है तो वह सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी। अब आप आगे देखेंगे 49 और 33, इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक की संख्या है। अब देखिए यह 7 से विभाजित होता है, यह 33 से 3 से विभाजित होता है, 11 से विभाजित होता है। इसका मतलब कोई भी ऐसी संख्या एक के अलावा नहीं है जो दोनों को विभाजित करती है, तो एक दोनों को विभाजित करता है, इसलिए इन दोनों का महत्तम एक होगा, महत्तम समापवर्तक, इसलिए यह दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी पर इसको स्टॉप करते हैं, आगे देखिएगा फिर। तो यहाँ पर जो है परिमेय संख्या के बारे में देखेंगे। परिमेय संख्या एक ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। तो एक ऐसी संख्या है परिमेय संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके या बदला जा सके। लिखा जा सके या बदला जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या के बारे में आप देखेंगे, इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसे Q से डिनोट क्यों करते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। Q से जो है इंग्लिश में क्वोशेंट होता है। क्वोशेंट अर्थात रेशियो से रिलेटेड है, रेशियो मीन्स अनुपात, क्योंकि यह भिन्न जो है दो संख्याओं के अनुपात को व्यक्त करता है। P बाई Q जो है भिन्न रूप की संख्या मानी जाती है, भिन्नात्मक संख्या, भिन्न में अंश और हर होता है, इसीलिए यह भिन्न जो है अनुपात को प्रदर्शित करता है दो संख्याओं के। तो इसीलिए इस परिमेय संख्या को एक अनुपातिक संख्या के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसका नोटेशन Q से जो है अर्थात Q से इसको प्रदर्शित किया जाता है परिमेय संख्याओं को। Q से जो है क्वोशेंट होता है इंग्लिश में। अब आप देखिएगा कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में आप जानेंगे कि P बाई Q के रूप में होना चाहिए, अर्थात इसमें अंश और हर दोनों मौजूद होना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो जैसे हम जो है 0/1 लिख दें, तो इसमें अंश भी है और हर भी है। और यह जो है एक कंडीशन इसमें और होता है कि Q का मान कभी 0 नहीं होता है, तो यहां लिख देंगे Q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा
तथा पी क्यू पूर्णांक होता है। पी क्यू जो है पूर्णांक होता है, लेकिन क्यू कभी शून्य के बराबर नहीं होता है। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए हमने जो ये संख्या लिखा है नीचे वाला शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या। 0/1 जो है परिमेय संख्या हुई, तो इसका हल क्या होगा, शून्य। अर्थात यह शून्य भी जो है क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम 0/1 के रूप में अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। और फिर आगे कुछ एग्जाम्पल्स आप देखेंगे, जैसे आपका है 7/1, तो इसमें भी अंश और हर दोनों है, लेकिन इसका हल 7 है, तो इसका मतलब यह 7 भी जो है परिमेय संख्या है। किसी भी संख्या के बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए सभी संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में मानी जा सकती है। अब इसके बाद देखिए, जो करणीगत नहीं है और जो प्रतीकात्मक रूप में नहीं है, वो सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्याएं होती है। यहाँ पर आप एक संख्या और देखेंगे जो करड़ी के अंदर है। अगर करणीगत कोई संख्या है, जैसे करड़ी में 4 है और इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, तो इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो यह 2 क्या हो गया, करड़ी से मुक्त हो गया, तो यह क्या हुआ, परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसको 2/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से हम परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। और जैसे कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं, जैसे 7/5 है, इसको भी हम परिमेय संख्या मान सकते हैं। 22/7 इसको भी हम परिमेय संख्या मान सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम जो है परिमेय संख्या के रूप में मान सकते हैं। डायरेक्टली 3 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम परिमेय संख्या के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि इसको बटे 1 लिखने पर p/q के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो है परिमेय संख्याओं के बारे में सीखा कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में अर्थात अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें जो है इसका हर कभी शून्य नहीं हो सकता, अर्थात नीचे वाला संख्या कभी शून्य नहीं हो सकता, तो उसको हम जो है परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब अगली हेडिंग होगी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में जो है इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको जो है अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसे p/q
के रूप में नहीं लिखा जा सकता। एक ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उसको हम जो है हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जो है दूसरे रूप में स्पष्टीकरण के आधार पर आप जानेंगे कि यह अपरिमेय संख्याएं क्या है। तो करणीगत संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात करणीगत संख्याएं, करणीगत संख्याएं करणीगत संख्याएं, जो संख्याएं करणी के अंदर होती है वह संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। तो करणीगत संख्याएं जैसे करणी में जो है 2 है, थर्ड करणी के अंदर 5 है, करणी में 280 है। तो इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हैं करणीगत संख्याएं, अर्थात जो संख्याएं करणी के अंदर होती हैं और उनको हल करके हम बाहर नहीं कर सकते, उनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उनका घनमूल नहीं निकाल सकते, या उनको करणी के अंदर से बाहर नहीं कर सकते, करणी उनकी मुक्त नहीं कर सकते, उनको जो है करणीगत संख्याएं कहते हैं। तो करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके बाद जो है अपरिमेय संख्याएं और कौन सी होती हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। गणितीय प्रतीक, गणितीय प्रतीक, गणितीय प्रतीक जैसे आपका है पाई है, स्मॉल जी है, कैपिटल जी है, एप्सिलॉन 0 है, फिर जो है इसी तरह से स्मॉल ई है। ये सब जो है गणितीय प्रतीक है। तो ये गणितीय प्रतीक जो होते हैं वह भी जो है अपरिमेय संख्याएं होती है। तो पाई को तो आप जानते ही हैं, वृत्त की परिधि में प्रयोग होता है। जी जो है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण को व्यक्त करता है। कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करता है। एप्सिलॉन 0 ये कक्षा 12 में कुछ नियतांक होते हैं उसके लिए प्रयोग होता है, मतलब नियतांक के रूप में प्रयोग होता है। फिर जो है ई चरघातांकीय श्रेणी को व्यक्त करता है। तो इस तरह से ये प्रतीक जो है वह गणितीय, अर्थात गणितीय प्रतीक जो है वह भी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि गणितीय प्रतीक और करणीगत संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। अब इसके बाद आप लोग अगली हेडिंग देखेंगे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहेंगे। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहेंगे।
और वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं होती है। सभी संख्याएं परिमेय हो या अपरिमेय हो, सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं होती है। सभी संख्याओं का संग्रह। वास्तविक संख्याएं सभी संख्याओं का संग्रह होती है, चाहे अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्या हो। सभी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार किस तरह से होते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है शांत दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे। शांत दशमलव प्रसार ऐसा प्रसार है जिसमें हम संख्या का दशमलव प्रसार किसी निश्चित अंक तक पहुंचकर रुक जाता है। किसी निश्चित अंक तक संख्या का दशमलव प्रसार रुक जाता है तो उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे एक संख्या आपको लेकर के दिखा देते हैं। जैसे 1/2 है, इसका हम दशमलव प्रसार ज्ञात करना चाहते हैं तो 1 में हम 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो यहाँ भागफल में 0 लिखते हैं और यहाँ 1 0 बढ़ा देते हैं। फिर अब 2 का भाग इसमें चला जाएगा तो 2 पचे 10, 5 बार भाग जाएगा, यहाँ 10 हो गया, पूरा पूरा कट गया। कटने के बाद इसका शेषफल यूं मान लीजिए कि 0 हो गया और यह भागफल में 0.5 अर्थात 1/2 का दशमलव प्रसार 0.5 हो गया। अब इसके बाद कोई अंक आगे नहीं बढ़ रहा है। तो जब दशमलव प्रसार रुक जाता है तो उसको शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो इसलिए यह जो है शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसके बाद अगला देखेंगे अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। अनवसानी आवर्ती या इसको कह सकते हैं अशांत आवर्ती। दशमलव प्रसार।
दशमलव प्रसार। तो अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यह किस तरह का दशमलव प्रसार है? जब हम किसी संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं तो दशमलव के बाद कोई अंक बार बार आता है, या एक अंक बार बार आता है, या दो अंक बार बार आता है, या तीन अंक बार बार आता है। तो जब दशमलव के बाद बार बार वही अंक आते हैं तो उसको हम अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। अब जैसे इसके लिए यहाँ पर कोई संख्या लेंगे और उसके माध्यम से आप स्पष्ट करेंगे आपको। जैसे 1/3 है, अब इसका दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है तो हम 1 में 3 का भाग देंगे। तो यहाँ बगल में भाग देते हैं 1 में 3 का भाग। तो 1 में 3 का भाग जाएगा नहीं, तो भागफल में 0.0। तो यहाँ जो है 1 शून्य बढ़ा देते हैं। अब 3 तिरिक्का 9, यहाँ 3 बार भाग जा रहा है, यहाँ 9 हुआ, घटा दीजिए 1 बचा, फिर शून्य बढ़ाइए, क्योंकि दशमलव बाद जो है शून्य बार बार बढ़ाते रहिए बिना नियम के, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए जो है 1 आया, उसके बाद शून्य बढ़ाए, फिर भाग दिए 3 से, 3 तिरिक्का 9, फिर जो है 1 आ गया, फिर शून्य बढ़ाए, फिर भाग दिए 3 तिरिक्का 9। अब इस तरह से 3 बार बार आ रहा है। 3 से भाग देते समय 3 बार बार आ रहा है, मतलब कोई अंक है जो बार बार आ रहा है, इसलिए उसको आवर्ती के नाम से जानते हैं। तब यह प्रसार जो है 1/3 का 0.333 डॉट डॉट करके अनंत तक, यह 3 अनंत तक प्रसार में आ रहा है। तो इसका मतलब कोई एक अंक है जो कि बार बार आ रहा है, तो इसलिए इसको आवर्ती, अनवसानी आवर्ती के नाम से जानते हैं। या अशांत आवर्ती, शांत नहीं है लेकिन अशांत है और उसमें आवर्ती, मतलब कोई अंक है जो बार बार आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जिस दशमलव प्रसार में अंक बार बार आते रहते हैं दशमलव के बाद, उसको अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद अगला देखिएगा, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती अथवा अशांत अनावर्ती। दशमलव प्रसार। तो अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो इस तरह के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद कोई भी संख्या बार बार नहीं आती है। भिन्न भिन्न प्रकार की संख्याएं भिन्न भिन्न क्रम से आती रहती है, तो इसी को जो है अनवसानी अनावर्ती, अर्थात अशांत, शांत तो नहीं है, दशमलव प्रसार बढ़ता जा रहा है, दशमलव के बाद अंक आते जा रहे हैं, लेकिन अनवसानी
अनावर्ती। अनावर्ती मतलब जो है बार बार अंक बदल रहे हैं, तो उसको जो है अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार या अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए एक संख्या लेते हैं, जैसे करड़ी में 2 है, करणीगत संख्या भी अनवसानी अनावर्ती होती है और गणितीय प्रतीक वाले भी संख्याएं अनवसानी अनावर्ती होती है। जैसे √2 है, पाई है, और कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 0.4142 डॉट डॉट करके विस्तार बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह के संख्याओं को जो है अशांत अनावर्ती अर्थात अनवसानी अनावर्ती संख्या के नाम से जानते हैं। तो करणीगत संख्या गणितीय प्रतीक और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार में अंक परिवर्तित होते रहते हैं, अर्थात एक जैसे अंक नहीं आते हैं, बार बार स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। आप यहाँ कहेंगे कि 4 2 बार आया है, तो 4 के बाद 1 आया है, 1 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 2 आया है, इस तरह से भिन्न भिन्न क्रम में 4 आया है ना। तो इसका मतलब ये भी क्रम से नहीं आया है, तो इसका मतलब यह आवर्ती नहीं है, यह अनावर्ती है, भिन्न भिन्न क्रम में आ रहा है दशमलव प्रसार। तो जब भिन्न भिन्न क्रम में दशमलव प्रसार आता है तो उसको जो है अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण तो कोई भिन्नात्मक संख्या हो p/q के रूप में लिखी हो तो उसके हर का परिमेयीकरण अर्थात उसके हर में अर्थात नीचे वाले भाग में करणीगत संख्या है, तो करणीगत संख्या को समाप्त करने की जो क्रिया है वह जो है हर का परिमेयीकरण कहलाती है। जैसे मान लेते हैं 1 बटा करड़ी में 5 है, तो इसके हर का परिमेयीकरण करना है। तो हर के परिमेयीकरण करने का मतलब ये करणीगत संख्या नीचे से समाप्त होनी चाहिए, ये करड़ी हटनी चाहिए। तो इस करड़ी को समाप्त करने के लिए हम किस तरह से इसको हल करेंगे, इसको देखिएगा। तो अगर ऊपर 1 लिखा हो, नीचे करड़ी के अंदर संख्या लिखी हो, तो यह करड़ी वाली संख्या ऊपर लिख देते हैं करड़ी में 5 और नीचे जो है इसका करड़ी का वर्ग कर देते हैं। तो करड़ी का वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, तब जो है इसको सीधा यहाँ नीचे जो है 5 लिख देंगे। तो इस तरह से 1 बटे करड़ी में 5 वाली संख्या का परिमेयीकरण हो गया। अर्थात हर का परिमेयीकरण के लिए सीधा सा जो है रूल्स है कि अगर एक संख्या हो नीचे करणीगत तो उसको ऊपर लिख दीजिए और नीचे रूट हटा करके अर्थात करड़ी हटाकर वही संख्या पुनः नीचे लिख दीजिए। अब जैसे यहाँ 1 है, अगर मान लिया यहाँ 2 होता तो इसके सामने वही 2 लिख देते। तो इस तरह से हम हर का परिमेयीकरण करते हैं। अब इसके आगे फिर देखिएगा।